मैं कल्पना कटियार आज आपको बाल विकास के अध्ययन की प्रमुख विधि ऑब्जर्वेशन मेथड या निरीक्षण विधि के बारे में बताऊंगी। निरीक्षण विधि क्या होती है? इसको हम बहिर्दर्शन विधि भी कहते हैं और इसको बाह्य निरीक्षण विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, बाहर से निरीक्षण करते हैं। व्यक्ति के जो बाहरी व्यवहार का निरीक्षण इसमें किया जाता है। ये निरीक्षण प्राकृतिक अवस्था में करते हैं तो इसे प्राकृतिक निरीक्षण भी कह सकते हैं, जैसे कि इसको कह सकते हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मेथड। तो इस पद्धति में जो अध्ययनकर्ता होता है वो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण करता है। ठीक है, तो जो उसका पूर्व ज्ञान होता है उसके आधार पर हम व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, निरीक्षण करते हैं। और इन निरीक्षणों को जो पहले से बनाई गई जो सूची होती है ना, उसमें शेड्यूल जो होता है उस पर हम लिख लेते हैं। और मौखिक आख्या होने पर, अगर हम मौखिक तरीके से बात कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसको टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम उसका जो बालक है उसके व्यवहार का निरीक्षण कर सकते हैं। तो ये जो सामान्यतः जो निरीक्षण होता है वो क्या होता है? निरीक्षण मतलब होता है कि देखना, ध्यानपूर्वक देखना। किसी चीज को हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो उसे हम कहते हैं कि हम निरीक्षण कर रहे हैं। तो हम अपने अनुभव के आधार पर हम दूसरे की जो मानसिक अनुभव है, मानसिक स्थिति है, उसका हम अनुभव कर सकते हैं और हम उसका निरीक्षण करते हैं। उसी अनुभव को जो हम सामने देख रहे हैं उससे हम उसके मन की स्थिति को जान सकते हैं। तो मन की स्थिति को जानना ही निरीक्षण करना कहलाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे कोई किसी व्यक्ति की आंखें बहुत लाल हो रही हैं और वो बहुत तेज तेज चिल्ला रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें पता है कि इस समय वो बहुत गुस्से में है ना। और कोई मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब इसका उस समय मन प्रसन्न है। तो निरीक्षण के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन किस मनस्थिति से गुजर रहा है। तो इसी प्रकार से जो बच्चे का विकास हो रहा है उसमें हम उसके विकास को किस तरीके से देखें, तो कुछ विधियां बनाई गई हैं, जैसे निरीक्षण विधि है, साक्षात्कार विधि है और बहुत सारी विधियां हैं जिनकी केस स्टडी मेथड है। तो इसके माध्यम से हम बच्चे के विकास का अध्ययन करते हैं। तो ये जो पहली विधि है वो है ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें हम जो ये मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लिख सकते हैं इसमें कि विधियां कौन कौन सी होती हैं। ऑब्जर्वेशन एक कॉल्सनिक थे, उन्होंने इसके दो मेथड बताए हैं। एक था फॉर्मल ऑब्जर्वेशन और दूसरा था नॉन फॉर्मल। तो ये दो प्रकार से होता है। पहला है फॉर्मल और दूसरा हो सकता है ये नॉन। दो तरीके से हम इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। मेथड दो विधियों को यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मल में औपचारिक, जिसे नाम से लग रहा है कि औपचारिक, यानी कि उसमें एक निश्चित वातावरण होता है, उसमें बच्चा बैठा होता है और हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। एक होता है नॉन फॉर्मल, जो कि जो जिसमें अनौपचारिक होता है, उसमें कोई भी उसको बच्चे को पता नहीं होता है कि कैसे हो रहा है। तो ये अनौपचारिक रूप से दो हैं। तो ये एक जो थे कॉल्सनिक महोदय, उन्होंने ये दो मेथड बताए हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन की, है ना। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तीन प्रकार का होता है ऑब्जर्वेशन। थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन हम इसे कह सकते हैं। पहला होता है, इसको हम कहते हैं, फर्स्ट को हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर्ड या संरचनात्मक या निश्चित ढांचा। स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड जो ऑब्जर्वेशन, और ये हो गया हमारा नॉन स्ट्रक्चर्ड, और ये हो गया हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट्री, ठीक है। तो तीन तरीके का हम इसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं। स्ट्रक्चर्ड पूरा ही लिख देती हूँ, स्ट्रक्चर्ड। और इसमें क्या होता है, एक निश्चित ढांचा होता है,
है ना, जिसमें हमें पता होता है कि इतने बच्चे होंगे, इतने लोग होंगे, इस जगह पर होगा, और बच्चे को भी पता होता है कि यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। जैसे कि विद्यालय में बच्चा जाता है तो उसके जो ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है उसको पता है कि शिक्षक हमारा ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो वो एक विद्यालय का एक रूम होगा, उस जगह पर वो बच्चा बैठा होगा और उसको ये पता है कि ये हमारा ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, तो वो वहाँ पर ठीक ठाक ढंग से बैठकर उस चीज़ को, अपने काम को करता रहता है। दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड, भी से बोल सकते हैं हम, नॉन स्ट्रक्चर्ड की जगह अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड बोल सकते हैं क्योंकि इसमें कोई ढांचा नहीं होता है, इसमें कोई भी ढांचा नहीं बना होता है, ये एकदम नॉर्मल तरीके से होता है, बच्चे को उसमें पता नहीं होता है कि उसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, और ये प्राकृतिक वातावरण में होता है क्योंकि जहाँ बच्चा बैठा है वहीं पे उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। लेकिन जो संरचनात्मक ढांचा है, स्ट्रक्चर्ड है, उसमें क्या होता है कि एक जो बच्चा बैठा हुआ है और शिक्षक भी सामने बैठा है और उसकी जो भी गतिविधि वो कर रहा है उसको वो नोट डाउन करता चलता है, तो बच्चा भी इसमें अलर्ट रहता है कि मेरे बारे में काम चल रहा है, मुझे देखा जा रहा है, ठीक है। और अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, उसमें ये पता है उसको कि इसमें मुझे देखा नहीं जा रहा है, उसे पता ही नहीं है, लेकिन जो ऑब्जर्वर होता है वो छुपा हुआ होता है, उसकी नज़रों के सामने नहीं होता है, और इसमें जो बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता है, और वो उसकी गतिविधियों को जो जैसे भी कर रहा है उसकी गतिविधियों को वो लिखता चला जाता है, ठीक है। और एक होता है डेवलपमेंटल, डेवलपमेंटल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये सारे ऑब्जर्वेशन हैं। डेवलपमेंट्री में क्या होता है, डेवलपमेंट्री में तीन, जैसे कि एक पूरा डेवलप करते हैं, एक एक बच्चे के विकास को देखना है तो हम उसके हर महीने उसको ऑब्जर्व करते हैं, एक महीने में कोई ऐसा दिन होता है जिसमें हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर अगले महीने फिर आते हैं, ऐसे लगातार 6 महीने या कई सालों का होता है कि हर साल में उसको देखना है, तो हर साल के 12 महीने में एक एक दिन उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि कैसे कैसे विकास हो रहा है, जैसे हम उसकी केस स्टडी को जानना चाहते हैं या हम उसके कुछ इंटरनल डेवलपमेंट को जानना चाहते हैं, तो ये डेवलपमेंट्री ऑब्जर्वेशन होता है जिसमें कि कई कई समय बाद उसमें क्या क्या उसमें संशोधन हो रहे हैं, क्या क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उन सबको वो ईयर वाइज लिखता चला जाता है, मंथली एंड ईयर वाइज लिखता चला जाता है, तो ये विकासात्मक निरीक्षण कहा जा सकता है इसको, और इसको संरचनात्मक और इसको असंरचनात्मक, यानी कोई संरचना नहीं है, ये प्राकृतिक वातावरण में होता है, ये जो होता है वो किस में होता है, ये प्राकृतिक वातावरण में होता है, ये, और ये किस में होता है आपका, ये एक निश्चित ढांचा होता है, एक निश्चित ढांचा होता है जिसमें कि इस तरीके का ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ये प्राकृतिक वातावरण में किया जाता है, और इसको हम कह सकते हैं कि ये समयानुसार होने वाले परिवर्तन, ये समयानुसार होने वाले परिवर्तन को देखने के लिए होता है, ठीक है। तो ये कई चीजें इसमें हैं जो हमें समयानुसार होने वाले परिवर्तन को देखने के लिए हमें करना पड़ेगा कौन सा, डेवलपमेंट्री ऑब्जर्वेशन। अगर हम प्राकृतिक वातावरण में बच्चे को देखना चाहते हैं तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, उसके अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन करेंगे, और अगर हम किसी निश्चित ढांचे के हिसाब से कर रहे हैं तो हमें वहाँ क्या बात करनी पड़ेगी, एक स्ट्रक्चर्ड ढांचे की बात करनी पड़ेगी, पूरी व्यवस्था बनानी पड़ेगी और फिर उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो विधि है वो स्वभाव निर्माण, मूल प्रवृत्ति के शोधन, स्मृति, छात्रों के अपराधी व्यवहार और थकान आदि की समस्याओं के अध्ययन में विशेष रूप से उपयोगी होती है। अब हम बात करते हैं स्टेप ऑफ ऑब्जर्वेशन। कौन कौन से स्टेप हैं जो इसमें लिए जा सकते हैं।
स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि कौन कोई निश्चित पद होते हैं, सोपान होते हैं, कौन कौन से पद हैं, इसको हम कह सकते हैं निरीक्षण के पद। तो पहला पद या पहला चरण क्या होता है इसमें, पहला जो चरण है वो है इसका योजना बनाना। ठीक है, सबसे पहले हम किसी चीज की योजना बनाते हैं, यानी कि प्लानिंग करते हैं, तो हम फर्स्ट को लेंगे तो योजना बनाना या प्लानिंग करना। जब तक हमारी कोई प्लानिंग नहीं होगी, चाहे वो ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई सा भी ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस चीज पर हमें उसे बनाना है। ऑब्जर्वेशन जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग, कोई एक परफॉर्मा बना लेते हैं, जिसके आधार पर हम बच्चों का निरीक्षण करते हैं कि कुछ क्वेश्चन तो हमें बनाने हैं, कुछ हमें एक स्ट्रेटेजी तो बनानी है कि हम कैसे देखेंगे। दूसरी चीज होती है व्यवहार के उन पक्षों का निरीक्षण ध्यान से करना जिनका अध्ययन व्यवहार की समस्या से संबंधित है, यानी कि निरीक्षण करना। तो यहाँ पर पहले योजना बनाई, फिर क्या किया, निरीक्षण करना। जब निरीक्षण करेंगे अब यहाँ पर पहली योजना बनाने के बाद हम उसके व्यवहार के उस क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, व्यवहार के उन क्षेत्रों को अच्छे से देखेंगे कि उन पक्षों को ध्यान से देखेंगे कि जिनका अध्ययन व्यवहार की समस्या से संबंधित है, कि उसके व्यवहार में कौन कौन वो जो समस्या है उसका वो कैसे कर रहा है, तो उस समस्या से संबंधित जो उसका जो बिहेवियर है उसको अध्ययन करेंगे। तीसरी चीज आती है छात्र के व्यवहार को नोट करना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, व्यवहार को नोट करना। जब हमने पहली चीज देखी, योजना बना ली, फिर निरीक्षण किया और फिर देखा, हमने देखने के बाद ऐसे नहीं छोड़ देंगे उसको, हम फिर लिख लेंगे और लिखने से क्या होगा, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में वो बनता चला जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि उसके व्यवहार में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं या वो क्या क्या हरकतें कर रहा है, जिस जो उसकी समस्या है उसकी चीज़ों को हम नोट भी करते चलेंगे। और फिर नोट करने के बाद क्या होगा, उनको हम निरीक्षण को हम यथासंभव अंकों में बदलकर उसका विश्लेषण करेंगे, क्योंकि जो भी हमने जो व्यवहार को निरीक्षण किया तो हम किसी क्वेश्चनर के माध्यम से कर रहे हैं, तो हम उसे क्या करेंगे, अंकों में परिवर्तित कर लेंगे और फिर उसका विश्लेषण करेंगे कि ये व्यवहार आखिर उसने क्यों किया। विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, ठीक है, नोट डाउन करना और एनालिसिस करना। और फिर एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलेगा कि वो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और फिर उसके बाद हमने फाइंडिंग निकाल ली। फाइंडिंग निकालने के बाद हम उसकी व्याख्या करेंगे, उसके जो निरीक्षित व्यवहार है उसकी व्याख्या करना है ना। जो लास्ट इसका ऑप्शन हो सकता है वो है निरीक्षित व्यवहार की व्याख्या। तो इन पांच पॉइंटों के आधार पर हम अपने ऑब्जर्वेशन को जो ऑब्जर्वेशन है उसको करते हैं। योजना बनाना, प्लानिंग और फिर ऑब्जर्वेशन करना, उसके जो नोट डाउन योर बिहेवियर और उसके बाद है एनालिसिस करना और उसकी एक्सप्लेन करना या व्याख्या करना। तो इन पांच माध्यमों के जो स्टेप्स हैं इनके माध्यम से हम अपना ऑब्जर्वेशन विधि कर सकते हैं। बच्चे की जो समस्या है उसका व्यवहार, जो भी वो व्यवहार कर रहा है उसका हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, मतलब इस ऑब्जर्वेशन मेथड की क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, कि क्या क्या परेशानियां आ जाती हैं उसमें, कि क्या बच्चे के साथ में और टीचर के साथ में क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली है इसमें प्रॉब्लम्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, बच्चे के मन की चंचलता, यानी कि अनस्टेड ऑफ चाइल्ड्स माइंड। तो ये समस्याएं हम कह सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम्स कह सकते हैं। पहली समस्या क्या आ सकती है इसमें, मन की चंचलता, है ना, क्योंकि बच्चा है तो उसकी क्या होगा, हमेशा एक सा नहीं रहता वो, फिर क्या होता है उसका मन कभी इधर कभी उधर, वो उसकी मर्जी है, जब चाहे तब जैसा व्यवहार कर सकता है ना। तो ये एक तरीके से स्थिर नहीं होता है। हमने ऑब्जर्व आज किया और थोड़ी देर बाद हम देख रहे हैं कि वो तो हमें देखकर एकदम से सही हो गया और वो दूसरी तरीके से सही से व्यवहार करने लगा, तो हम उसकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ है बालक की झेप, द साइनेस ऑफ चाइल्ड। तो इसमें क्या होगा, झेप, बालक की झेप कह सकते हैं, साइनेस ऑफ चाइल्ड।
इसमें बच्चा जो है अपने बात को बताने के लिए झिझकता है, उसको वो देख रहा है आपको सामने, तो वो व्यवहार नहीं कर पाएगा जो उसको उसके अंदर से होना चाहिए, वो शाई नेचर का हो जाता है। तो कुछ तो होते हैं लेकिन कुछ शाई नेचर के भी होते हैं जो अपनी बात को पूरी तरीके से नहीं करते हैं, कोई देख रहा है तो वो अपनी बात को नहीं बताते हैं, है ना। तो ये एक चीज़ हो सकती है। और उसका मेंटल लेवल हो सकता है, निरीक्षक का मेंटल लेवल, यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी आती है कि निरीक्षक यानी कि जो ऑब्जर्वर है उसका मानसिक स्तर कितना है, निरीक्षक का मानसिक स्तर, क्योंकि सभी बच्चे का ही नहीं होता है, इसमें टीचर की भी बात होती है कि जो ऑब्जर्व कर रहा है उसका लेवल कितना है, वो किस लेवल से बच्चे को चेक कर पा रहा है। अगर उसका लेवल अच्छा है तो वो बच्चे की सारी जो डेवलपमेंट है उसको जानता होगा और उसके हिसाब से वो उसका ऑब्जर्वेशन करने में सक्षम होगा। और अगर एक और प्रॉब्लम आ सकती है कि बड़ी संख्या में अगर बच्चा है तो क्या होगा कि वो वहाँ पर कठिनाई आएगी, बड़ी संख्या में बालकों के निरीक्षण में कठिनाई आना। बालकों की ज्यादा संख्या ना, यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर ज्यादा संख्या में बच्चे हैं तो हम उनका ऑब्जर्वेशन ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन करने के लिए भी हमें प्रॉपर उस पर फोकस करना पड़ता है। तो बच्चे के हर बच्चे पर हमें फोकस करना होता है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो हम उन पर अपना फोकस नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हैं, बड़ी बड़ी बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो हम उनको सही से नहीं कर पाते हैं। फिर और होता है कि शारीरिक क्रियाओं मानसिक क्रियाओं में संबंध होना, जो हमारी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं हैं उनमें रिलेशन अगर नहीं होगा तो भी हम इस तरीके का ऑब्जर्वेशन ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। और ये एक और हो सकता है कि जो ऑब्जर्वर है वो किसी वजह से उस बच्चे से पहले से ही प्रभावित हो, पूर्वाग्रह से प्रभावित होना, पूर्वाग्रह से ग्रस्त होना, पूर्वाग्रह से ग्रस्त होना। अगर ऑब्जर्वर है उसको लगता है कि ये बच्चा वैसे ही अच्छा नहीं है तो उसके बारे में उसने जो पहले से फिल्म बना रखी है अपनी फाइंडिंग वही उसके दिमाग में रहती है और वो उसी तरीके के काम करने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि ये तो ऐसा ही है और हमें इसी तरीके से उससे व्यवहार करना है। तो हमें अगर पहले से कुछ उसके साथ में तालमेल सही नहीं है तो वो सही फाइंडिंग नहीं देगा। तो इस तरीके से कुछ समस्याएं आती हैं जो कि ऑब्जर्वेशन मेथड के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेशन मेथड को प्रभावित करती हैं। उसके बाद आता है कि इन समस्याओं को हम दूर कैसे करें। इसको दूर करने के उपाय कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, सजेशन फॉर, इसमें कौन कौन से हो सकते हैं। पहला हो सकता है कुछ ऐसे उपाय करें जिससे कि ये जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा अच्छे तरीके से हो पाए। तो उसमें क्या होगा कि अध्यापक और निरीक्षक का तटस्थ होना। तटस्थ का मतलब है कि एक ही जगह पर रहना, उसका जो अध्यापक है और जो शिक्षक है या निरीक्षक है उसका तटस्थ होना, है ना। तो अध्यापक या शिक्षक का तटस्थ होना, तटस्थ होना मतलब वो बायस्ड ना हो किसी से, वो जैसे जैसे सारे बच्चों का कर रहा है वैसे ही उसको करना चाहिए। जो देख रहा है उसी के हिसाब से उससे बच्चे से उससे संबंध स्थापित करना चाहिए और उसका ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। दूसरी चीज़ है विश्वास पात्र होना, या जो बालक है बालक का विश्वास प्राप्त करना। यानी कि बालकों का विश्वास आप प्राप्त कर लेंगे तो क्या होगा कि बालक सोचेंगे कि ये तो हम बहुत अच्छे तरीके से हमने बात कर रहे हैं और हमारे जो फीलिंग्स है उसको समझ रहे हैं। तो यहाँ पर विश्वास प्राप्त करना भी बहुत जरूरी है। बालकों का विश्वास प्राप्त करना। जब हम बालकों का विश्वास प्राप्त कर लेंगे यानी कि हम वो बालक ये सोचेंगे कि अरे ये तो मेरे ही फेवर की बात कर रहा है, तो वो अच्छे तरीके से उससे घुल मिलकर अपनी बात को कह सकते हैं। और फिर अगली चीज़ है इसमें मेरे जो हमारा ऑब्जर्वर है उसका प्रशिक्षित होना, यानी कि ट्रेंड होना, है ना। जो अगर ट्रेंड नहीं होगा यहाँ पर तो क्या होगा कि प्रशिक्षित होना किसका, ऑब्जर्वर का, है ना। जब तक वो ट्रेन नहीं होगा उसे पता ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा,
सही ढंग से उसका ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएगा। और जो हम इसके बाद एक समस्या और आ सकती है कि जो उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, हम एक निश्चित ढांचा बनाएंगे, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड हो या अनस्ट्रक्चर्ड हो, कोई सा भी हो, उसमें हम क्या करेंगे, दोनों में एक प्रोफार्मा बना लेंगे, एक निश्चित ढांचा बना लेंगे, डेफिनेट पैटर्न तैयार कर लेंगे, जिसके माध्यम से हम उनसे उनका ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो इसके लिए हमें इन सब चीज़ों का प्रयास करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, तभी हम अच्छा ऑब्जर्वेशन एक बच्चे का कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद एक चीज़ और इसमें हो सकती है कि निरीक्षण की सफलता के लिए कौन कौन सी आवश्यक परिस्थितियां हो सकती हैं। आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी आवश्यक परिस्थितियां हैं जिसे हमें अपनाना चाहिए। कई सारी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनको हम अपना सकते हैं। पहली कौन सी हो सकती है कि हम क्या करें, जो कैमरा होता है ना, जो चलचित्र होता है या ध्वनि तंत्र होता है, उसका हम प्रयोग करें। चलचित्र कैमरे का प्रयोग करें और ध्वनि तंत्र का प्रयोग करें, है ना। तो ध्वनि तंत्र, दूसरा क्या हो सकता है, चलचित्र, कैमरा, कैमरे का प्रयोग, ध्वनि तंत्र का प्रयोग, इन चीज़ों के माध्यम से हम ऑब्जर्वेशन को अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि कैमरे के माध्यम से हम उसको देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। और जो ध्वनि चलचित्र कैमरा है, यानी कि जो मूविंग है, जो इसमें चलते फिरते दिखाई देते हैं, ध्वनि तंत्र के माध्यम से हम उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। और प्राकृतिक वातावरण का होना, नेचुरल, जो हम यहाँ पर एक चीज़ और इस यहाँ पर ले सकते हैं, प्राकृतिक वातावरण को लेना, है ना। प्राकृतिक वातावरण, हमें हमेशा प्राकृतिक वातावरण में ही करना चाहिए, जिससे बच्चे सहज महसूस करते हैं और वो इतना परेशान नहीं होते हैं उसमें, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि कोई हमें देख रहा है। तो वो जो ऑब्जर्वेशन होता है वो अच्छे तरीके से होता है। और जो एक चीज़ और है कि इसमें जो निरीक्षक है वो छात्र के स्तर पर आकर उसका ऑब्जर्वेशन करे, है ना। तो इस तरीके से जो ऑब्जर्वर है छात्र के स्तर के अनुकूल, है ना, छात्र के स्तर के अनुकूल है, यानी कि वो अपना उसका लेवल हो सकता है ऑब्जर्वर का बहुत ज़्यादा हो, लेकिन वो छात्र के लेवल पर आ जाता है, उससे बात करता है और उस तरीके से, जैसा छात्र है जितनी उसका आईक्यू लेवल है उस हिसाब से उससे बात करे, तब उसका ऑब्जर्वेशन वो अच्छे तरीके से कर सकता है। तो इस प्रकार से हम जो ऑब्जर्वेशन मेथड है बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमें उसकी जो परेशानियां हैं उसको दूर करने के लिए ऑब्जर्वेशन मेथड की आवश्यकता होती है। तो जिसको हम जो फॉर्मल और नॉन फॉर्मल तरीके से, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड और डेवलपमेंटल जो ऑब्जर्वेशन है, इसके माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें जो भी हमें स्टेप हैं कि पहले योजना बनाना, फिर उसका निरीक्षण करना, उसके व्यवहार को नोट करना, एनालिसिस करना और उसके बाद उसकी फाइंडिंग या व्याख्या करना। तो इस माध्यम से हम जो ऑब्जर्वेशन है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनको दूर करने के उपाय करने चाहिए और हमें इन कुछ चीज़ों का उपयोग करके अपने निरीक्षण को और ज़्यादा प्रभावी बनाना चाहिए। तो इस अगर मेथड से हम बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।